आज का जो हमारा चैप्टर है ये आपका क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का सेकंड लेसन है। संसाधन के रूप में लोग, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे भी पेपर में आपके क्वेश्चन बनेगा। और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, चाहे वो एमसीक्यू बने, इसमें 2 मार्क्स के बने, 3 मार्क्स के बने, 4 मार्क्स के, 5, जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसके आंसर भी समझने के काबिल होंगे। सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग ही समझते हैं, संसाधन के रूप में लोग। सबसे पहली बात तो संसाधन कहते हैं किसको है, तो आपसे पेपर में या जनरली कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसएसटी में जब आप एसएसटी पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए संसाधन होते क्या है, क्योंकि 11th 12th और 10th भी आप पढ़ोगे तो उसमें संसाधन शब्द बार बार आता है। संसाधन का मतलब वो सभी चीज़ें जो हमारे जीवन हमारे जीवन को आसान बनाती है, आसान बनाती है, जिससे हमारे लाइफ जो होता है वो ईजी हो जाता है, वो एक संसाधन है। जैसे हर एक चीज़, संसाधन 2 तरीके से हो सकते हैं, एक जैविक संसाधन और एक हो जाते हैं आपके अजैविक संसाधन। यानी जैसे ये आपके सामने अभी आप, मोबाइल है या कंप्यूटर स्क्रीन है, आपके घर में आपका फ़ैन है, फ्रिज है, एसी है, कूलर, ये सारे के सारी चीज़ें जो आपके लाइफ को आसान बना रही है। आपके हाथ में पेन है, कॉपी है, आप इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर करते हो, ज़रूर इसका आपके लाइफ में कोई ना कोई यूज़ है, जिससे आप उसका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को, जैसे कॉपी पेन है, कॉपी पेन होने का क्या फ़ायदा है संसाधन में, वो आपके लाइफ को कैसे आसान बनाती है। आपको हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे लिख लो, जब भी आपको ज़रूरत हो आप दोबारा उसको देख लो, तो वो एक संसाधन के रूप में। घर में आपके पंखा चलता है, फ़ैन है, तो फ़ैन क्या करता है, फ़ैन हमें हवा देता है, तो हमें गर्मी लगने नहीं देता। ये एक संसाधन के रूप में हमारे जीवन को आसान बना रहा है। तो संसाधन कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया, संसाधन जैविक भी हो सकते हैं और अजैविक हो सकते हैं। जैविक संसाधन का मतलब जो जीवित चीज़ें हैं। जैसे जीवित क्या है, जैसे आपके घर में पशु, कोई भी जानवर हो सकता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश, या फिर आपके घर में कुत्ता बिल्ली को छोड़ के गाय बैल हो सकती है, जो आपको हो सकता है आपके खेत में हल चलाने में हेल्प करती हो, या फिर आपको दूध देती है। जिस भी तरीके से हम उस पे आश्रित हैं। एक तो जैविक संसाधन होते हैं, जैविक संसाधन मतलब जो जीवित चीज़ है, जो हमारी हेल्प करती है। अजैविक संसाधन वो होती है जो जीवित नहीं है लेकिन फिर भी हमारी वो हेल्प कर रही है, जैसे पेन हो गया, कॉपी हो गया। ऐसी संसाधनों को हम ऐसे भी बांट सकते हैं, एक तो जैविक और अजैविक के आधार पर बांटते हैं, और संसाधनों को ऐसे भी बांटते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं डायरेक्ट, और एक होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित का मतलब होता है जिसे मनुष्य बनाता है। हर एक चीज़ जिसे मनुष्य ने बनाई, चाहे पंखा है, पेन है, कॉपी है, वो मानव निर्मित संसाधन की कैटेगरी में आएगी। और प्राकृतिक में जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया, जैसे हवा, नदी, पहाड़, ये मनुष्य ने नहीं बनाए, तो वो किस में आएंगे, प्राकृतिक। अब जिस चीज़ में जान है वो लिविंग में आ जाएंगे, यानी जैविक संसाधन में। जिसमें जान नहीं है वो अजैविक में। तो संसाधनों को 2 तरीके से बांटा जाता है, दोनों तरीके से मैंने बता दिए। संसाधन कहते हैं किसको, मैंने आपको ये बता दिया। हर एक बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए। इसे घर जाकर वीडियो रोक कर आपको क्या करना है, इसको नोट्स बनाना है, इसको लिखना है। अब इसके अंदर हम संसाधन के रूप में किसको पढ़ने वाले हैं, लोगों को। लोग का मतलब क्या है, लोग तो इंसान है, यानी जीवित। हम किसके बारे में बात करेंगे, जीवित संसाधन, यानी लोगों के बारे में। संसाधन, इंसान भी एक संसाधन है, इंसान ही इंसान के काम आता है। आपने एक शब्द सुना होगा, इंसान ही इंसान के काम आता है। तो इंसान कैसे, यानी व्यक्ति कैसे एक संसाधन के रूप में हो सकता है। देखो, पाठ्य बिंदु का मतलब है जब शिक्षा, प्रशिक्षा, चिकित्सा सेवा में निवेश करके सामान्य जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपके माता पिता आपकी एजुकेशन में खर्चा करते हैं, आपको ट्यूशन भेजते हैं, आपको स्कूल भेजते हैं, आपके लिए कॉपी किताबें खरीदते हैं। तो वो जो एजुकेशन में आपकी खर्च किया जा रहा है, वो एजुकेशन में खर्च क्यों कर रहे हैं, वो चाहे तो उसको सेव करके उस पैसे को रख सकते हैं, जब वो बूढ़े होंगे तो वो काम आएगा। बट नहीं, वो उसको सेव नहीं करते। वो उसको सेव क्यों नहीं कर रहे, वो आपकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपकी एजुकेशन में। कल को जब आप पढ़ लिख जाओगे तो क्या होगा, आप किसी काबिल बन जाओगे, और उस अपनी काबिलियत के दम पे आप क्या कर पाओगे, कोई नौकरी ले लोगे या कोई बिजनेस सेटअप कर लोगे, जो आने वाले टाइम में अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते और आप पढ़ लिखे गए हो, उससे ज़्यादा कमाते, उससे ज़्यादा कमाओगे। तो ये क्या कहलाता है कि भाई, जब एजुकेशन यानी शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा की सेवा में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, और उस निवेश करने का मेन उद्देश्य क्या है, ताकि भविष्य में क्या हो जाए, हमें उससे पैसा मिलना शुरू हो जाए, पूंजी मिलना शुरू हो।
तो उसे क्या कहते हैं, ये जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में जानी जाती है। मानव संसाधन का मतलब क्या है, हमने मनुष्य मानव के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया। वो उसकी पढ़ाई पे इन्वेस्ट हो सकता है, वो उसकी पढ़ाई पे ना हो इन्वेस्ट होकर, तो वो उसको किसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं है। जैसे एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक तो डॉक्टर वो है जो साइंस लेके पढ़ के बनाए, एक डॉक्टर वो है जो कंपाउंडर है। कंपाउंडर का मतलब उसने पढ़ाई नहीं करी उसकी, बस वो डॉक्टर के साथ रह रह के उसने क्या कर लिया, सीख लिया, वो प्रशिक्षण ले लिया। और प्रशिक्षण लेने के बाद में क्या है, क्या वो अच्छी खासी दवाई दे रहा है, बहुत से लोग उसके पास अपना इलाज करवाने आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों जगहों पर मनुष्य के पर इन्वेस्ट किया गया है। एक जगह उसकी ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट हुआ है और एक जगह किस चीज़ में इन्वेस्ट हुआ है, उसकी पढ़ाई में। अब क्या होगा कि भविष्य में कभी भी, भविष्य में वो व्यक्ति या तो अपना खुद का काम करेगा या कहीं पर जॉब लगेगा, तो क्या होगा, उसको जितने पहले पैसे मिलते हैं, नॉर्मल कोई काम करता, अब उसको उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब उसके पास में कुछ खास गुण है, वो ट्रेनिंग है उसके पास में, या फिर उसके पास में वो सारी की सारी काबिलियत है जो उसको केवल पढ़ाई या फिर उस ट्रेनिंग के बाद हुई है। अगर उसकी जीवन से वो पढ़ाई और ट्रेनिंग हटा दे तो वो सामान्य इंसान की तरह हो जाएगा, वो भी फिर मजदूरी करेगा या किसी जगह ऑफिस में छोटा मोटा काम करेगा, वो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने क्या देखा, जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में क्या है, हमने या तो किसी की एजुकेशन में, किसी की ट्रेनिंग में या फिर चिकित्सा सेवा में हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब उस इन्वेस्टमेंट के बाद में कुछ उसे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक पर्सन है, पढ़ा लिखा है, दो दोस्त है, बचपन में एक साथ जन्म हुआ उनका, ठीक है, आपने देखा होगा, आप सेम एज के बच्चे हो, एक क्लास में पढ़ते हो, तो एक साथ जन्म होने का मतलब है कि दोनों हो सकता है एक आध महीने आगे पीछे हो, 2 महीने, एक साल, तो दो बच्चों का जन्म हुआ। अब ये जब 18 साल का होता है, इसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी, कुछ नहीं किया। अब ये पर्सन ही 18 साल का होता है, इसने भी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी, ये भी 18 साल का हो गया, 18 साल से ज़्यादा हो गया। लेकिन अब इसके पास कोई काम नहीं था, तो ये जाता है नॉर्मल काम करने के लिए, नॉर्मल काम सीखने। लेकिन दूसरा पर्सन क्या है, दूसरा पर्सन हम देखते हैं कि ये ड्राइविंग सीखने लग गया, ड्राइविंग सीखी इसने, और ड्राइविंग सीखने के बाद में इसे ड्राइविंग आ गई। अब ये पर्सन तो ड्राइविंग नहीं कर सकता, ये तो सीखा नहीं है, तो इसको कम पैसे मिलेंगे, कहीं भी काम करेगा। लेकिन इसने ड्राइविंग भी सीख ली, तो क्या होगा, एक ड्राइवर को जितने पैसे मिलने चाहिए उतने पैसे इसको मिलेंगे। तो इसकी ट्रेनिंग, ड्राइविंग सीखी, उसमें इसने अपना समय दिया, पैसा कुछ खर्च किया होगा लाइसेंस बनवाने में, गाड़ी खरीदी होगी इसने, कुछ इन्वेस्ट किया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो निवेश होता है, ये मानव संसाधन के रूप में कहलाता है। आजकल के लोग क्या करते हैं, मनुष्य एजुकेशन में तो खर्चा कर ही रहे हैं, आजकल लोग सोना खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, उसे किराए पे लगा देते हैं। तो ये भी एक संसाधन है, लेकिन मानव संसाधन नहीं है, क्योंकि मनुष्य के ऊपर जो खर्च किया जाएगा वो मानव संसाधन है। मेरे ख्याल से मानव संसाधन किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर से लास्ट बार रिपीट कर देता हूँ, मानव संसाधन का मतलब क्या है। मानव संसाधन का मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर उसकी एजुकेशन पर, उसकी ट्रेनिंग पर या फिर उसकी चिकित्सा सेवाओं पर जब हम निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और एक समय के बाद उसको वो सारी चीज़ें आ जाती है, तो वो मानव पूंजी में बदल जाती है और ये मानव संसाधन कहलाता है। आपको याद रखना। मानव पूंजी क्या है, तो मानव पूंजी का मतलब, पूंजी का मतलब वैसे होता है पैसा। पूंजी का मतलब वैसे क्या होता है, पूंजी का मतलब होता है पैसा। परंतु जब इसका यूज हम मानव के साथ जुड़ रहे हैं, तो मनुष्य क्या एक पैसा है? नहीं, मनुष्य पैसा नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर अंदर अगर कोई टैलेंट है तो वो उससे क्या कर सकता है, पैसा कमा सकता है। जैसे मुझ में क्या टैलेंट है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं मुश्किल से मुश्किल चीजें आपको आसानी से समझा सकता हूँ, तो ये मेरे अंदर टैलेंट है, तो ये मेरी मानव पूंजी है। ये किससे, ये स्किल से, कौशल का मतलब होता है स्किल। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई कौशल होता है। जैसे तुम देखते हो कोई हलवाई होता है, तो हलवाई में क्या कौशल होता है, वो अधिक से अधिक लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना बना सकता है, ये उसका कौशल है। कोई ब्यूटिशियन होती है, तो उसमें क्या कौशल है, वो अच्छा मेकअप करके खराब से खराब दिखने वाले व्यक्ति को भी सुंदर दिखा सकती है, तो ये उसका कौशल है। मानव पूंजी का मतलब, मानव पूंजी का मतलब क्या है कि मानव पूंजी कौशल और उसके उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। यानी एक व्यक्ति के अंदर क्या कौशल है और उसके अंदर क्या गुण है, ये मानव पूंजी कहलाती है। ये पूंजी जो है उसका श्रम और उसकी मानसिक ताकत है। ये पूंजी क्या है, उसका भौतिक श्रम है और उसकी मानसिक लागत है। जितना उसमें वो समय देगा, उतना उस हिसाब से क्या बनेगा, उतना पूंजी अच्छी बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ, एक नॉर्मल पर्सन है, आपको कहे कोई दीवार खड़ी करो, तो आप कोई दीवार खड़ी करोगे, तो हो सकता है दीवार थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, लेकिन वही एक मिस्त्री दीवार खड़ी करेगा तो वो दीवार कैसी होगी, बिल्कुल सीधी होगी।
तो वो उसका कौशल है, वो उसका गुण है कि उस चीज को वो अच्छे से कर सकता है। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है। जब हम उस गुण को अपने कार्य प्रोफेशन के रूप में यूज करते हैं तो ये मानव पूंजी में बदल जाता है। मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है? तो मानव संसाधन, अधिक शिक्षा कौशल या स्वास्थ्य विकसित किए जाने चाहिए। हमें हमारे में ये मानव पूंजी यानी वो जो गुण होता है, जो कौशल होता है, वह कैसे डेवलप होता है? हम कोई ना कोई एजुकेशन प्राप्त करते हैं या कोई ना कोई ट्रेनिंग लेते हैं। ध्यान रखना है, या तो प्रशिक्षण या फिर हम एजुकेशन के थ्रू क्या करते हैं, कोई ना कोई कौशल सीखते हैं। कैसे सीखते हैं कोई कौशल? या तो कोई ट्रेनिंग लेंगे या तो कोई शिक्षा लेंगे, उसके साथ हम क्या सीखेंगे, कोई ना कोई कौशल सीखेंगे। समझ में आ गया? जापान के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जापान क्या एक देश है, इसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी मानव संसाधन पर निवेश करके विकसित और धनी देश बन गया। जापान के पास कोई संसाधन ना होने का मतलब यह है कि उसके पास खेती लायक ज्यादा जमीन नहीं है। जैसे भारत में बहुत से लोग खेती करते हैं, भारत में बहुत से लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री खोल लेते हैं। वहां के लोगों के पास पता है क्या है? वहां के लोगों ने केवल शिक्षा ग्रहण करी। क्या करी है? शिक्षा ग्रहण करी है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में कोई इंजीनियर बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, और उसकी वजह से वो देश क्या है, बहुत ज्यादा धनी हो गया है, बहुत ज्यादा विकसित हो गया है। अब वो आज के जमाने में देखो, कार की जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है वो जापान की है, जितने बड़े बड़े इंजीनियर हैं वो जापान के हैं, रोबोट बनाने वाले जो कंपनी है जापान की है। तो जापान में कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन वहां पर क्या है, मानव पूंजी है। क्या है? मानव पूंजी का मतलब क्या है कि वहां के लोग जो हैं कोई ना कोई कौशल सीख रखे हैं, कोई ना कोई उनके अंदर गुण है, उस गुण के आधार पर वो क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक पैसे। अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर बताए गए हैं। हमारी जितनी अर्थव्यवस्था होती है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का आएगा क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था के कितने सेक्टर होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस पूरे चैप्टर का। अब अपनी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कोई देश ऐसा या कोई पर्सन ऐसा, उसकी व्यवस्था कैसी चलती है। जैसे आपके पिताजी हो सकता है फैक्ट्री में काम करते हो, आपके पिताजी हो सकता है सरकारी नौकरी वाले हो सकता है आपके पिताजी खुद का बिजनेस करते हो। तो आपकी जो जीविका है वो किस आधार पर चलती है, ये आपकी अर्थव्यवस्था को निर्धारण करता है। तो हमारे देश में 3 तरीके की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। पहला प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप में वो सब आते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, जो लकड़ी इकट्ठा करते हैं, जो मुर्गी पालन करते हैं, जो मांस का उत्पादन करते हैं, जो खनन का काम करते हैं, वो सारे के सारे प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। आप खनन का मतलब होता है खोद कर, जैसे संसाधनों को निकालते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वो सारा काम जो खोद कर माइन करके निकाला जाता है। ये सारे के सारे काम प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक क्रियाकलाप में आते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं द्वितीय क्रियाकलाप, जो निर्माण का काम होता है, जो फैक्ट्री में होता है कि भाई जो निर्माण का कार्य होता है वो द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या होगा, खेती बाड़ी होगी। खेती बाड़ी, खेती बाड़ी का मतलब समझते हो? जैसे आपने गेहूं उगा दिया, आपने क्या कर दिया, गेहूं उगा दिया, एक एग्जाम्पल खेती बाड़ी। और द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होगा, जो भी उत्पादन किया है उसका विनिर्माण होता है। जो भी उत्पादन किया है उसका क्या होता है, विनिर्माण। गेहूं से आटा बदलना, आटा बनाना, ये कौन सा काम आता है, द्वितीय क्रियाकलाप में। यानी फैक्ट्री में मशीनों के थ्रू हम क्या करते हैं, उस चीज जो वस्तु, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले कपास उगाया, कपास उगाया और कपास उगाने के बाद क्या किया कि भाई उसे धागों में बदल दिया, फिर उस धागे से क्या किया, धागे से आपने कपड़े सिल दिए, कपड़े बना दिए। आप देखते हो कपड़े पहनते हो कि कोई ना कोई धागे से बन के मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्राथमिक क्रियाकलाप में कुछ ना कुछ बनेगा और द्वितीय क्रियाकलाप में मशीनों के थ्रू उसको कुछ और कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गन्ना उगाया जाता है, गन्ना उगाते हैं तो किस में आएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप में। और द्वितीय क्रियाकलाप में क्या किया गया, गन्ने से गुड़ बना दिया और उससे गन्ने से ही क्या कर दिया, तो चीनी बना दी। तो मशीनों की सहायता से हम कोई जब दूसरी नई चीज बना देते हैं तो वो द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाता है। एग्जाम्पल बता रखे हैं, देखो गन्ने से चीनी बनना, कपास से सूत बनना, गेहूं से आटा बनना, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, द्वितीय क्रियाकलाप का। ये बात समझ में? तृतीय क्रियाकलाप जो है वो सेवा सेक्टर है। क्या, कौन सा सेक्टर है, सेवा सेक्टर, जिसमें सेवाएं दी जाती है। जैसे ड्राइवर क्या करता है, एक सेवा देता है, व्यक्तियों को या वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, सेवा देता है, लोगों को इलाज करता है। इंजीनियर क्या करता है, टीचर क्या करता है, बैंकिंग में काम करने वाले कर्मचारी क्या करते हैं, वो सभी लोग सेवा सेक्टर कर रहे हैं। वो कुछ बना नहीं रहे, वो लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो वो सेवा सेक्टर में आता है। आपसे पेपर में ये भी सवाल पूछा गया है कि किस क्रियाकलाप को
सेवा सेक्टर कहा जाता है। तो आप कहोगे तीसरे क्रियाकलाप को या तृतीय क्रियाकलाप को सेवा सेक्टर कहा जाता है। तृतीय क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है? सेवा सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है? सेवा सेक्टर कहा जाता है। इसमें क्या क्या आता है? व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, चिकित्सा, ये सारी की सारी इसमें आ जाएगी। स्वास्थ्य, एजुकेशन, पर्यटन यानी टूरिज्म, ये सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, आपके अंदर क्या बताया गया है? शिक्षा और कौशल बाजार की किसी व्यक्ति की आय का प्रमुख निर्धारण तत्व। आप कितने पढ़े लिखे हो और आपके शरीर, आपके अंदर कितना कौशल है, आप कितने गुणवान हो, ये आपको आपकी इनकम को बढ़ाता है या घटाता है। आपने देखा होगा बाजार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपना सामान बेचते हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनमें सामान बेचने की कला है, उन लोगों को मूर्ख बना देते हैं। बहन जी, ऐसा कपड़ा पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे आपको, ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे, उसकी खासियत बताएंगे। देखो, एक ह्यूमन होने के नाते, इंसान होने के नाते, हमको जो चीजें ज्यादा अच्छी लगेंगी या हमें जिस चीज के बारे में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, हम उसको खरीदेंगे, चाहे वो खराब भी होगी। तो जिसमें जो कौशल किसी भी चीज का हो सकता है। अब कौशल हो सकता है कि दर्जी के हाथ में, दर्जी क्या है? दर्जी कपड़े सिलता है, दर्जी का क्या कौशल? कपड़े सिलने का है। लेकिन वो अगर अच्छे से कपड़े सिलेगा तो लोग उससे, उसके पास क्या होंगे? ज्यादा कपड़े। एक मेकअप आर्टिस्ट जो है, अगर वो बहुत अच्छा मेकअप करेगी तो क्या होगा? लोग सारे उसी के पास मेकअप करवाएंगे। जरूरी नहीं केवल पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा पैसा कमाते ना। जिसमें कौशल होगा, कौशल का मतलब जो गुण होगा, वो ये व्यक्ति की इनकम को निर्धारित करता है, यानी बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अगली चीज है महिला का श्रम बाजार में स्थिति। आजकल महिलाएं आप देखोगे पुरुषों से कंधे मिलाकर काम कर रही है। आजकल महिलाएं सोल्जर भी बन रही है, आईएएस भी बन रही है, टीचर भी बन रही है, और महिलाएं अगर हम देखें तो पुरुषों से बेहतर भी बन रही है। आज महिलाएं, बहुत सारी टीचर ऐसी हैं हमारे देश की, देखो राष्ट्रपति भी महिलाएं हैं। तो महिलाएं आजकल अच्छे से अच्छा काम कर रही है। और इससे क्या फायदा हुआ है? इससे फायदा हुआ है, एक तो बाजार के अंदर देखो फायदा भी हुआ है कुछ और नुकसान भी हुआ है। नुकसान किसको हुआ है? पुरुषों को नुकसान हो गया कि पहले महिलाएं घर में ही रहती थी, अब बाहर निकल के आने लगी तो पुरुषों की जॉब खत्म होने लगी। पहले सारे काम पुरुष ही करते थे, लेकिन अब सारे काम पुरुष नहीं करते। कुछ काम आप देखते हो, आप हॉस्पिटल जाते हो, आप क्या नाम है, बाजार जाते हो, तो वहां पर कुछ महिलाएं भी सब्जी बेच रही होती है। कुछ हॉस्पिटल जाते हो तो महिलाएं भी डॉक्टर मिल जाती है। आप बैंक जाते हो तो वहां पर कुछ महिलाएं भी आपको बैंकिंग में मिल जाती है। आप स्कूल जाते हो तो वहां पर कुछ टीचर भी मिल जाती है। तो बाजार हम देख रहे हैं, महिलाओं के आने से परिवार में तो फायदा हुआ है, परिवार की इनकम होगी, बढ़ गई। इनकम क्या होगी? पहले पुरुष ही कमाते थे, महिलाएं भी कमाती हैं, पुरुष महिलाएं दोनों मिलके कमाते हो तो इनकम क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो लेकिन कई बार महिलाओं के साथ बहुत बुरा भी होता है। बुरा क्या होता है कि महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, उनसे कम पैसे में ज्यादा काम कराया जाता है। कम पैसे में से फैक्ट्रियों में होता है ज्यादातर कि महिलाएं, सबको पता है महिलाएं मजबूरी में आई है। अगर महिलाओं को 10,000 रुपये मिलने चाहिए एक महीने में, तो उसे 8,000 रुपये दिए जाते हैं और उससे सारा काम करवाते हैं। तो ये चतुराई दिखाई जाती है कई जगहों पर, लेकिन महिलाओं पर इसका बुरा असर भी है और महिलाओं पर इस पर अच्छा असर है। अच्छा असर ये है कि पहले वो 8,000 रुपये एक्स्ट्रा ही हुए ना उस फैमिली में, उस 8,000 का वो क्या करेगी? कुछ ना कुछ काम करेगी। देखो, महिलाएं जो है, बाजार की स्थिति उसकी दो तरीके की है, एक संगठित क्षेत्रक और एक असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्रक और असंगठित का मतलब है, देखो असंगठित का मतलब है जहां पर लोकल काम होता है। कैसा होता है? जहां पर आपको फिक्स रिलायबिलिटीज नहीं मिलती। रिलायबिलिटीज का मतलब है आपको ना आपके स्वास्थ्य के प्रति सोचा जाता, ना आपके और आपकी सुविधाओं के प्रति नहीं सोचा जाता। लेकिन जहाँ संगठित क्षेत्र होता है, जैसे आपकी मैडम स्कूल में गवर्नमेंट जॉब करती है, तो उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था भी देखी जाती है और चीजें भी देखी जाती है। आप में से सीसीएल पता है किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड केयर लीव। जो भी महिलाएं सरकारी नौकरी में या अच्छी कंपनी में काम करती है, अगर वो गलती से प्रेग्नेंट होती है, जैसे शादी तो होती है सभी महिलाओं की, अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें कम से कम 6 महीने की, जो टीचर होती है उनको 1.5 साल की सैलरी ना फ्री में घर बैठे बैठे मिलती है। ठीक है, ये चाइल्ड केयर लीव होती है अगर महिलाएं प्रेग्नेंट होती। अगर किसी कंपनी में होती है, जैसे कोई वैसे एयरपोर्ट वगैरह पे काम करते हैं कोई नॉर्मल, तो 6 महीने की भी मिलती है कम से कम, कि आपको घर बैठे बैठे कंपनी सैलरी देगी, आपको कुछ नहीं करना, अपने बच्चों को। अलग अलग कंपनी का अलग अलग दायरा है। ये आपको असंगठित में नहीं मिलेगा कि आप फैक्ट्री में काम कर रही हो, आपको फैक्ट्री का मालिक कहेगा जाओ जी 6 महीने तक आपको सैलरी मिलेगी, मानी। ये असंगठित है, यहाँ आपके स्वास्थ्य के प्रति कोई ध्यान नहीं। काम करोगे तो उसके पैसे मिलेंगे, नहीं करोगे तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे।
ऐसा भी आपने देखा होगा, आपकी टीचरें जो होती हैं उनको साल भर की कुछ फिक्स जो होती है छुट्टियां भी मिलती हैं। जैसे 1 महीने में आपके जो मैडम होती है स्कूल की, जो रजिस्टर्ड हॉलीडेज होती है, जैसे संडे होगी, संडे की छुट्टी रहेगी आपकी, इसकी कोई सैलरी नहीं कटेगी। इसके अलावा कोई त्योहार होगा, इसकी कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा उसकी कोई छुट्टी के पैसे नहीं काटे जाएंगे। लेकिन असंगठित में क्या होता है, जितने दिन काम करने आओगे उतने दिन के हिसाब से आपको पैसे जोड़ के दिए जाते हैं। ये असंगठित क्षेत्र होता है। तो असंगठित क्षेत्र का मतलब समझ गए, जहाँ पर हमारा लोकल काम होता है। और संगठित का मतलब कैसा काम होता है, जहाँ पर हमारा कोई नौकरी पेशा है या कुछ ऐसा काम है। तो असंगठित जो होगा, असंगठित में क्या होगा, अब सीधी सी बात है, अभी आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पर फैक्ट्री जैसी इलाके में क्या है, शिक्षा की कोई जरूरत नहीं होती। आप जाओ सीधा, उनका जो भी काम है, आपको कोई टैलेंट नहीं है तभी भी आपको जो भी काम करवाना होगा वो वहाँ पर फैक्ट्री में, चाहे कुछ अलग करना हो, चाहे कुछ सिलना हो, चाहे कुछ करना हो, आपको काम मिल जाएगा। लेकिन संगठित में क्या होगा, आपको खास किस्म की एजुकेशन, आपकी टीचर है, आपकी मम्मी कल को सोचे मैं भी टीचर बनूंगी, तो बन सकती है क्या? नहीं। उनके पास में कौशल होना चाहिए, उनमें पढ़ाने का गुण होना चाहिए, उनके पास डिग्री होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। असंगठित में क्या होगा, अनियमित रोजगार, मतलब आज काम है फैक्ट्री में, कल को क्या पता ना रहे तो आपको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नहीं होता। आपकी एक बार नौकरी लग गई तो लग गई, चाहे स्कूल में एडमिशन हो या ना हो, आपको महीने की सैलरी आपको जॉब पे से नहीं हटाया जाएगा। निम्न आय यानी असंगठित में, यानी फैक्ट्री में क्या होगा, कम सैलरी मिलेगी। आप देख लो, एक फैक्ट्री की जो महिला है 8,000 10,000 में काम कर लेती है। आपकी स्कूल की टीचर 50,000 60,000 1 लाख 1.5 लाख ऐसे सैलरी उठाती है। उठाती है कि नहीं उठाती? तो यहाँ पर वेतन कितना मिलता है, ज्यादा मिलता है। यहाँ पर हमें असमान वेतन, किसी महिला को ज्यादा भी वेतन मिल सकता है, किसी महिला को कम भी वेतन। इस क्षेत्र में देखो, प्रसूति अवकाश, मैंने बताया था सीसीएल, प्रसूति अवकाश को बोलते हैं, जो महिला प्रेग्नेंट होती है। शिशुओं की देखभाल और अन्य सामाजिक सुविधाएं जैसी नहीं उपलब्ध होती, इसमें नहीं होती। लेकिन इसमें क्या होता है, शिशुओं की देखभाल के लिए और चीजों के लिए। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? कोई समस्या किसी बच्चे को? अगली चीज है शिक्षा और महत्व। अब देखो शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा एजुकेशन आपके लिए क्यों जरूरी है। आप लोग 9th क्लास में पढ़ रहे हो, आपके माँ बाप आप पे इतना पैसा खर्च करते हैं। आप तो देखो कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, दिल्ली में ही आप रहते हो, आप देखते हो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी माता पिता हैं जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते, वो प्राइवेट में पढ़ाते हैं, और मोटी मोटी फीस चार्ज की काटी जाती है, बहुत पैसा लूटा जाता है उनसे। तो शिक्षा जरूरी होगी तभी तो कोई इतना खर्च कर रहा है। क्यों जरूरी है, देखो इसके बारे में। सबसे पहले शिक्षा से हमारी जो सोचने समझने की जो क्षमता है, और जो अशिक्षित व्यक्ति है उससे बहुत डिफरेंट होती है। हम लॉजिकली चीज़ों को सोचते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, किताबों में से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए नए अवसर मिलते हैं, नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, हम जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा हमारी इनकम बढ़ जाती है जब हम एजुकेटेड होते हैं, नई नई आकांक्षाएं मिलती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल स्कूल लाइफ से ही हमें पता चल जाता है कि हम किस किस सेक्टर में जा सकते हैं, जैसी हम पढ़ाई करेंगे उस क्षेत्र में जाएंगे। इसके अलावा जो जिस देश के नागरिक जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उस देश में इनकम के सोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी मैंने बताया जापान के बारे में, आपकी बुक में ही बताया गया जापान। जापान में संसाधन नहीं है ज़्यादा, लेकिन वहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कौशल वाले हैं, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा धनी देशों में से एक है, बहुत अमीर देश है, बहुत ज़्यादा समझदार लोग होते हैं। कल्चर प्रमोट को बढ़ावा मिलता है, जीवन की स्थिति सुधर जाती है। इसमें से कोई भी 5 पॉइंट आप इसमें से याद कर सकते हो, ये आपको याद रखना है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय समझते हो क्या होता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इनकम। अच्छा मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूँ, पहले आप मेरे को बताओ पारिवारिक आय क्या होती है? पारिवारिक आय, परिवार की इनकम कैसे निकाली जाएगी? परिवार की इनकम यानी पारिवारिक आय कैसे निकाली जाएगी? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके एक परिवार में 5 लोग हैं। आप, एक आपके क्या फादर साहब हो गए, एक आपके मदर हो गई एक तरीके से, एक एक आप खुद हो गए, एक आपकी सिस्टर हो गई, एक आपके ब्रदर हो गए। 5 लोग हो गए। अब बनाने को तो तुम 15 बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने, अब इसमें इनकम कौन कमाता है? ऐसे आपके पिताजी 10,000 रुपये कमाते, मान लिया आपकी माता जी 8,000 रुपये कमाती, आप 0 कमाते हो, आपकी सिस्टर 0 कमाती है, आपके ब्रदर, क्योंकि आप सब पढ़ रहे हो मान लिया, तो परिवार में टोटल कितनी इनकम हो गई? 18। चलो एक और इंसान बढ़ा देते हैं, कोई आपकी दादी माँ होगी इसमें,
कमा नहीं रही लेकिन परिवार में, अब 6 लोग हो गए परिवार में, कितने हो गए? तो इनकम किस हिसाब से बटेंगी? 3 के हिसाब से। अब बोलोगे सबकी इनकम कितनी, फैमिली इनकम कितनी हो गई? 3 के हिसाब से बढ़ गई, यानी 3-3 हज़ार हो गई। ऐसे ही एक देश में कितने लोग रहते हैं और कितने कमाते हैं, उन सबको जोड़कर उनको भाग कर देते, ये हो जाता है नेशनल इनकम, इसे बोलते हैं हम राष्ट्रीय आय। इसका मतलब मैंने ये बताया कि आपका जैसे परिवार होता है, आपके परिवार में टोटल 18,000 रुपये कमाए जा रहे थे, लेकिन लोग कितने थे? 6, तो इस 18,000 को 6 से भाग कर दो, आपका 3,000 आएगा। 3,000 रुपये मतलब आपकी पारिवारिक आय होगी, हर किसी की इनकम अगर सबकी जोड़े तो 3,000 रुपये निकल के आई। ऐसे ही हमारे देश में, राष्ट्र में कितने लोग रहते हैं और कितने लोग कमाते हैं, उनको भाग कर देते हैं, इस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि पूरे देश में कितने, जैसे फॉर एग्जाम्पल कितने लोग कमाते हैं और कितने सदस्य हैं, उनसे भाग कर दो, पता चल जाएगा कितने पैसे कमाए जा रहे हैं। आगे बात समझ में? तो वे सभी क्रियाएं जो, तो इसमें बताया गया है कि वे सभी क्रियाएं जो राष्ट्र की आय का मूल्यवर्धन करती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, यानी उन सभी चीजों से जिससे हमारी इनकम बढ़ जाती है, वो क्या कहलाती है? आपकी राष्ट्रीय आय कहलाती है। वो क्या कहलाती है? आपकी राष्ट्रीय आय कहलाती है। बोलो समझ में आई मेरी बात? हाँ या ना? किसी बच्चों को कोई समस्या, कोई परेशानी? अगला कह रहा है आर्थिक क्रियाएं जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला बाजार आर्थिक क्रियाएं, दूसरा गैर बाजार आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं मतलब जिससे इनकम जनरेट होती है, कुछ तो बाजार से इनकम जनरेट होती है, कुछ बिना बाजार के भी इनकम जनरेट होती है। आजकल लोग बाग क्या कर रहे हैं? किराए का मकान, किराए प्लॉट खरीदते हैं, बनाते हैं और किराए पे लगा देते हैं। तो क्या ये इसमें बाजार जाना पड़ रहा है इनको? नहीं, इनकम कहाँ से मिल रही है? हर महीने उनको किराए के पैसे मिल रहे हैं। तो ये क्या है? ये गैर बाजार आधारित हो गया। और बाजार आधारित इनकम क्या हो जाती है? जैसे बाजार में गए, कुछ सामान बेचा, और या फिर बाजार गए, कुछ मेहनत मजदूरी करी, उससे पैसे मिल गए, तो ये बाजार आधारित क्रियाएं कहलाती है। और कुछ होती है गैर बाजार आधारित क्रियाएं। तो गैर बाजार आधारित क्रियाएं क्या होती है, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को? बाजार आधारित क्रियाएं क्या होती है, ये भी। तो यहाँ बताया गया है बाजार में क्या है? वेतन या लाभ का उद्देश्य से की गई परिश्रम, यानी हमको क्या है, हमने कोई मेहनत का काम किया है, परिश्रम किया है, और उसके बदले उसको भुगतान किया जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने की वजह से आपको लगता है कि हमें कुछ पढ़ाया गया, हमें कुछ सीखने को मिला, तो इसके बाद आप मुझे कुछ पैसे पेमेंट करोगे फीस के रूप में। तो वो उद्देश्य, यानी जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से मैंने काम किया आपके लिए, वेतन या लाभ के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती हैं और उसके बदले में जो भुगतान किया जाता है, ये क्या कहलाती है? बाजार आधारित। तो बाजार में हमने देखा कुछ मेहनत मजदूर करने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या कहा कि भाई एक आप व्यापारी हो, एक क्या हो, आप व्यापारी, और मैं हूँ खरीदार। मैं बाजार गया, आपके पास से मैंने ट्रक भर के कोई सामान, सब्जी या फिर कुछ खरीदा अपनी दुकान में बेचने के लिए। तो लेकिन अब मैं उठा के थोड़ी लाऊंगा, तो इस व्यापारी क्या करेगा? एक मजदूर उठाएगा, बोलेगा जा भाई मजदूर, जितना भी ये सामान है इनकी गाड़ी पे लदवा दो। तो ये मजदूर क्या करेगा? सामान ला देगा। तो मजदूर को इसके बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो लाभ के उद्देश्य से या वेतन के उद्देश्य से जो काम किया जाता है, उसे हम बाजार आधारित क्रिया कहते हैं। गैर बाजार आधारित क्रियाएं क्या होती है? जिसका उपयोग खुद के लिए करने थे, जिसको हम प्राथमिक खुद के लिए बनाते हैं, गैर बाजार आधारित क्रियाएं होती है। स्वयं उपयोग के लिए उत्पादन की गई, स्वयं उपयोग मतलब खुद के उपयोग के लिए। जैसे तुमने देखा होगा, इसके अंदर खुद के उपयोग के लिए जो हम चीजें खरीदते हैं, इसमें अचल संपत्ति आती है। अचल का मतलब जैसे जमीन होती है, मैंने आपको बताया, जो खुद के उपयोग के लिए हम खरीदते हैं, लेकिन उससे भी हमारी कुछ इनकम जनरेट होती है। आगे बात समझ में? इसके बाद में है आपका जनसंख्या की गुणवत्ता। ये किस पे डिपेंड करती है? हमारी जो हमारे देश के जो लोग हैं वो किस बात पे डिपेंड करेंगे? कितने, गुणवत्ता का मतलब क्वालिटी, क्वालिटी। हमारी जनसंख्या की क्वालिटी कैसे पता चलेगी? कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं, कितने कौशल है या नहीं, कितने स्वस्थ हैं या नहीं, ये डिपेंड करती है हमारी जनसंख्या की गुणवत्ता पे। कितने मजदूरी यानी कितने मेहनती हैं या नहीं, ये जनसंख्या की गुणवत्ता है। जिस देश की जनसंख्या जितनी मेहनती होगी, जितनी कुशल होगी, जितनी पढ़ी लिखी होगी, वो जनसंख्या उतना ही विकास करेगी। जिस देश के लोग जितने निठल्ले, जितने नालायक, जितने नाकामयाब, जितने कम पढ़े लिखे होंगे, वो देश उतना ही कम होगा। अब आप एक एग्जाम्पल देख लो, 2 फैमिली है, इस फैमिली में क्या है? सभी लोग कैसे हैं? मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले, तो एक दिन की जितनी मजदूरी मिलनी होगी वही मिलेगी। दूसरी तरफ एक फैमिली वो है, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे जॉब करते हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सैलरी इनकम की बिहाफ पे देखें तो वो ज़्यादा इनकम मिलेगी, और इनकी हर साल इनकम क्या होगी? बढ़ेगी भी।
जिस भी कंपनी में काम करेंगे, लेकिन मजदूरों का क्या है, मजदूरों का जल्दी इनकम बढ़ती नहीं है। क्लियर है आप लोगों के लिए? अगला है सर्व शिक्षा अभियान। ये एक सरकार ने पहल की है सर्व शिक्षा अभियान का, जिसमें एक आ गया है 2002 में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि भाई शिक्षा जो है वो सबके लिए जरूरी है। सरकार क्या करेगी, 6 वर्ष से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देगी। कैसे देगी? मुफ्त का मतलब होता है फ्री, जिसके लिए सरकार आपसे कोई पैसा नहीं लेगी। आपको बुक्स स्कूल से मिलेगी, आपकी ड्रेस स्कूल से मिलेगी, आपको पैसे मिलेंगे उसके, या फिर आप लोगों के लिए जो सुविधाएं होंगी वो सारी की सारी सरकार ही आपको प्रोवाइड कराएगी। लेकिन कई लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको लगता है कि सरकार की जो सुविधाएं हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो वो प्राइवेट में भी पढ़ते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, आपको पता ही है खाना घर में भी सबके अच्छा बनता है, लेकिन आप कहो नहीं हमारे घर में खाना अच्छा नहीं बना, हम तो रेस्टोरेंट में ही खाएंगे, तो बात अलग है कि आपके जेब में पैसा ज़्यादा है, तो आप कहीं कुछ खाओ कुछ करो। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है? एक ऐसा अभियान है जिसमें देश की जो है शिक्षा व्यवस्था को अच्छा किया जा सके, देश को साक्षर बनाना है। साक्षर बनाने का मतलब होता है पढ़ाना लिखाना। मृत्यु दर क्या होती है? मृत्यु दर का मतलब होता है 1,000 व्यक्तियों में कितने लोग मर रहे हैं एक साल के अंदर। 1,000 लोगों में एक साल में कितने लोग मर रहे हैं, ये मृत्यु दर कहलाती है। जन्म दर ऐसे ही 1,000 व्यक्तियों में कुल जन्म लेने वालों की संख्या, यहाँ पर व्यक्ति ना लिखकर आप महिला लिखना पेपर में। 1,000 महिलाओं के द्वारा जो जिन बच्चों को जीवित बच्चों को जन्म दिया जाता है, जीवित बच्चों को जो जन्म दिया जाता है वो उसकी जन्म दर कहलाती है। जिस देश में जितना ज्यादा जन्म दर होगा, मतलब उस देश की जनसंख्या उतनी ज्यादा बढ़ेगी, उस देश में उतना ज्यादा नुकसान होगा, उस देश के संसाधन उतने ज्यादा खत्म होंगे, उस देश में भुखमरी उतनी ज्यादा होगी, उस देश में जो है बेरोजगारी ज्यादा होगी। एक एग्जाम्पल ले लो अपने परिवार का, जैसे एक परिवार में 3 लोग हैं और एक परिवार में 10 लोग हैं, तो खाने की दिक्कत इस घर में होगी, सोने की दिक्कत इस घर में होगी, लेकिन जिस परिवार में केवल 3 ही लोग हैं उस जगह पर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जनसंख्या ज्यादा अगर होती है, जन्म दर ज्यादा होता है, तो उस देश के लिए नुकसान भी है, ये भी ध्यान रखना है। कह रहा है शिशु मृत्यु दर, शिशु का मतलब होता है बच्चे। सीधी सी बात है, प्रति 1,000 बच्चे जो जन्म लिए हैं उसमें से जो बच्चे मर रहे हैं 1 वर्ष के अंदर, वो क्या कहलाएगी? शिशु मृत्यु दर। 1,000 बच्चों में, ठीक है, जो बच्चे जन्म ही ले रहे हैं उनमें जो बच्चे मर जाते हैं, तुमने देखा होगा कई बच्चे बच्चे जन्म के समय ही मर जाते हैं। कई बार कमज़ोर ज़्यादा होता है या फिर उनको जो उपचार मिलना चाहिए उसमें उपचार नहीं मिल पाता, तो इस वजह से भी कई बार हो जाता है। तो वो लोग जो मरते हैं बच्चे, 1,000 जीवित बच्चों में से एक साल के अंदर, उनको क्या कहा जाता है? जीवित मृत्यु दर। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी का मतलब यह है कि जब लोग क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़े लिखे हैं या फिर 18 साल से ज़्यादा है, मजदूरी ही कर सकते हैं, कुछ नहीं आता, मजदूरी ही कर सकते हैं, खेतों में काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है। यानी आपके पास कोई कौशल है, आपके पास कोई ना कोई गुण है, लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाती है? बेरोजगारी। तो बेरोजगारी क्या है? वह एक स्थिति होती है जिसमें मजदूरी दर पर काम करने वाले इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता। यानी मजदूर काम करना तो चाहते हैं लेकिन लोगों को काम नहीं मिल पाता। ठीक है, अपनी इच्छा से वो काम करना तो चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता। बेरोजगारी के भी प्रकार होते हैं। एक होती है मौसमी बेरोजगारी, कई लोगों को देखा होगा मौसम की वजह से बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे कुछ मजदूर होते हैं दिहाड़ी मजदूर, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बाहर का काम है, भाई मालिक ने कह दिया आज भाई बाहर तो चुनाई हो नहीं पाएगी, दीवार खड़ी नहीं हो पाएगी, आज मसाला बन नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपको काम नहीं मिलेगा, तो ये मौसमी बेरोजगारी। कोई व्यक्ति ऐसा है जो क्या करता है, मेन रोड पर क्या करता है, मेन रोड पर मूंगफली बेचता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बेचता है, रेडी वाला है, लेकिन बारिश खूब हो रही है जिसकी वजह से उसकी दुकान नहीं लग पा रही, तो वो मौसमी बेरोजगार, यानी किसी खास मौसम की वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। जैसे पहाड़ों पे बर्फ पड़ रहा है, उसमें आप दुकान नहीं लगा सकते, तो मौसमी बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब है क्या है? आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्य में लगे होते हैं, यानी काम एक है लेकिन काम करने वाले कितने आ गए? 3 लोग आ गए। काम एक है लेकिन करने वाले कितने आ गए? जरूरत एक लोग की है लेकिन आ कितने गए? अब सीधी सी बात है, अब भाई अब क्या होगा, ये व्यक्ति सोचेगा ए पर्सन की मुझे काम मिल जाए, बी पर्सन सोचेगा मुझे काम मिल जाए, और सी पर्सन सोचेगा मुझे काम मिल जाए। भाई मालिक कहेगा काम तो एक बंदे का ही है, तो ये कहेगा मैं करूंगा, ये कहेगा मैं करूंगा, ये कहेगा मैं करूंगा, ये कहेगा मैं 100 रुपये में ही कर दूंगा, ये कहेगा मैं 80 रुपये में कर दूंगा, ये कहेगा मैं 70 रुपये में कर दूंगा। अब इनके बीच में, हालांकि ये काम 200 रुपये का था लेकिन काम नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं
भाई कुछ भी पैसा आ जाए लेकिन आ जाए, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो वो कम पैसों में काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, यानी आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्य में लगे होते हैं और इस वजह से उनको कम सैलरी काम करवा ली। एक होती है शहरी बेरोजगारी, जैसे शहरों में होते हैं, हम शहरों में रहते हैं, कि शिक्षित लोगों के पास में डिग्री होती है लेकिन फिर भी रोजगार नहीं मिल पाता, जाते हैं इंटरव्यू देते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं मिल पाता, तो ये शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लास 12th पास कर लेते हैं, 18 साल के हो जाते हैं और वो रोजगार पाना चाहते हैं लेकिन वो रोजगार उनको मिल नहीं पाता। मजबूरी में फिर कोई डिलीवरी की जॉब करता है, कोई किसी कॉल सेंटर में जाके जॉब करता है, कोई मॉल में जॉब करता है, कि कोई किसी दुकान में काम करता है, कोई फूड की दुकान होती है उसमें काम करता है, तो अलग अलग काम होता है। पिज्ज़ा विज़्ज़ा खाने जाते हो दुकान में वगैरह में, है ना? तो वहाँ पर आपने देखा होता है कुछ लोग काम करने लगते हैं, तो वो मजबूरी में फिर कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं और फिर धीरे धीरे काम लग जाता है, वही काम मिल जाता है। अगला है राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य। राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य, हमारी सरकार ना कुछ पॉलिसी बनाती है। पॉलिसी का मतलब होता है सरकार कुछ ना कुछ नीति बनाती है, उस नीति का क्या लक्ष्य है। जैसे सरकार कई सारी पॉलिसी बनाती है अलग अलग तरह की। जनसंख्या में अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देने के लिए सरकार क्या करती है, सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवाओं तक पहुंचाने के लिए सरकार कई बार क्या करती है, जब देखती है सरकार कि हमें ज़्यादा लोगों की सहायता करनी है, तो सरकार क्या करती है, पॉलिसी बनाती है, नीतियाँ बनाती है। जैसे फूड पॉलिसी बना रखी है सरकार ने कि घर घर भाई खाने की, लोगों को हमारे देश में दिक्कत है, तो आपको पता है हर महीने, हर किसी को तो नहीं पर कुछ लोगों को राशन मिलता है, परिवार के सदस्यों के हिसाब से राशन मिलता है। जिनके घर में राशन कार्ड होगा उनको पता होगा कि हर महीने कुछ ना कुछ राशन मिलता है, वो राशन सरकार सस्ता मुहैया कराती है। अगर आटा आपका 35 रुपये किलो, 40 रुपये किलो आपको मिलता है, तो सरकार आपको गेहूं देती है जो कि 2 रुपये 4 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाता है। तो ये सरकार क्या करती है, गरीबी कम करने के लिए अपनी तरफ से कुछ नीति बनाती है और वो नीतियां गरीबी कम करने के लिए बनाई जाती है। अब जहां पर बेरोजगारी होगी, जैसे लोगों को काम नहीं मिलेगा, तो क्या परिणाम होगा, जब लोगों के बीच में बेरोजगारी हो जाती है तो कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है। पहली बात तो जैसे परिवार में 5 लोग हैं, परिवार में 5 लोग हैं, कमाने वाला एक ही है, तो उसका दबाव एक ही व्यक्ति पे सारा पड़ेगा, एक ही व्यक्ति को सारा खर्च उठाना पड़ेगा। लेकिन परिवार में अगर 5 लोग हैं और 3 कमाने वाले हैं, तो एक व्यक्ति पे ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो कमाने वाला था अगर वो बीमार पड़ भी जाएगा तो 2 लोग अभी भी और कमाने वाले हैं। लेकिन जहाँ पर एक ही कमाने वाला है, तो अगर वो बीमार पड़ गया तो उस पूरे घर की स्थिति खराब हो जाती है। कभी उसके घर में खाने को नहीं मिलता, हो सकता है कि अच्छा इलाज के लिए नहीं मिलता, या जो सुविधाएँ होनी चाहिए वो सुविधाएँ फिर नहीं मिल पाती। तो बेरोज़गारी के कई परिणाम होते हैं। बेरोज़गारी में सबसे पहले क्या है कि घर में पैसा कम आता है, धन की अल्पता हो जाती है, नहीं पैसा कमाने लगता है बेरोज़गारी की वजह से। जनसंख्या की जो है दायित्व ही मतलब एक ही व्यक्ति के ऊपर पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी आ जाती है, या परिवार में जो लोग कमा रहे होते हैं सिर्फ़ उन पे ही ज़िम्मेदारी आ जाती है सारी की सारी। परिवार में कई बार आक्रोश का भाव पैदा होने लगता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 लोग कमाते हैं, एक परिवार में 5 लोग हैं और 5 लोग कमाते हैं, तो पाँचों अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन परिवार में 5 लोग हैं और एक ही कमाता है, तो सबसे पहला उद्देश्य ये होगा भाई पहले घर का खाना, राशन और जो ज़रूरत की चीज़ें पहले वो मँगाई जाएगी। उसके बाद में हम देखेंगे कि उस पैसे को कहाँ खर्च करना है, कपड़े खरीदने कि हमें कोई और शौक पूरा करना है। तो आक्रोश का भाव पैदा नहीं होता उससे। देश की इनकम पे भी आर्क में वृद्धि नहीं होती। अगर बेरोज़गारी ज़्यादा हो जाएगी तो भाई देश की इनकम कम होगी, परिवार की तरह आपको मैंने बताया था परिवार की तरह देश की इनकम भी होती है। और परिवार में स्वास्थ्य स्तर की कमी हो जाती है, जैसे कम लोग होंगे कमाने वाले, तो भाई सीधी-सी बात है, एक बड़ा इलाज करवाना हो किसी को तो इलाज नहीं हो पाता। लेकिन ज़्यादा लोग कमाते हैं तो क्या होता है, हम अच्छे से इलाज भी करवा पाते हैं। परिवार में शिक्षा की भी कमी हो जाती है कई बार। जैसे आपके मम्मी-पापा के पास पैसे नहीं है, तो आपको ट्यूशन नहीं भेज सकते, स्कूल नहीं भेज सकते, आगे आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला सकते। तो अगर आपके मम्मी-पापा के पास में पैसे होंगे, बेरोज़गारी नहीं होगी, तो आपको अच्छा काम करवाया जाएगा, अन्यथा नहीं। लास्ट पॉइंट बच गया, फिर ये चैप्टर खत्म है। विद्यालय शिक्षा प्रसार सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए? यानी सरकार ने स्कूल में शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए? सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान मैंने बताया 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अभियान बचाया गया है, ताकि हर कोई पढ़ लिख सके। 14 साल का मतलब होता है लगभग 8th क्लास। 8th क्लास तक का जो बच्चा आएगा, वो क्या कर सके, 8th क्लास तक बच्चा थोड़ा बहुत इंग्लिश, थोड़ा बहुत हिंदी और चीज़ों को पढ़ना लिखना सीख जाता है, जिससे उसको कोई जल्दी मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, सरकार ने क्या कर रखा है कि एक सिलेबस निर्धारण कर रखा है कि बच्चे पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। उसको एक बार में उतना ही पढ़ना है, जितना उसके लिए ज़रूरी है।
तीसरी बात में स्कूल लोटा शिवर किया है। लोटा शिवर का मतलब है पहले के माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए, लड़कियों को खासतौर पे स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि स्कूल में शौचालय नहीं था। लोटा शिवर का मतलब ये है कि लड़कियों को वॉशरूम वगैरह जाने में दिक्कत होगी, लड़कों को वॉशरूम जाने में दिक्कत होगी, तो स्कूल में इसकी व्यवस्था खास तौर पे की गई है। हालांकि सफाई हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन इसकी व्यवस्था की गई है। इसके बाद में मिड डे मील, स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाता है 8th क्लास तक के बच्चों को, ताकि वो लोग क्या कर सके, खाने के लालच में से लेकिन पढ़ने के लिए आए। तीसरा है शिक्षा के अधिकार अधिनियम। सरकार ने कुछ कानून बना रखे हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए, अभी अधिकार बच्चों को भी मिले कि टीचर आपको भी मतलब में मार नहीं सकता, ज़्यादा काम नहीं दे सकता। इवन सरकार ने ये भी तय कर रखा है कि बच्चों का जो बैग होगा वो कितना वेट वाला होगा। इससे ज़्यादा ऐसे होता है ना, सारे सब्जेक्ट की कॉपी किताब मंगाते हैं सारे, इतना ऐसा भी नहीं है। इस तरीके से भाई ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से आपका खत्म हो जाता है, इसमें और कुछ भी आपका नहीं बचा है। अब बाकी क्वेश्चन आंसर बचे हैं तो उसको हम अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास इतनी।